हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट फोर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है आदित्य L1। इसके बारे में बहुत सारे जो तथ्य हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब जानेंगे। साथ में MCQ भी लेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो सूरज के करीब हेलो ऑर्बिट पर पहुँच गए। हेलो ऑर्बिट होता क्या है, किस अदृश्य केंद्र की परिक्रमा करेगा, वो ऑर्बिट करेगा, क्या क्या स्टडी करेगा, पृथ्वी से कितनी दूरी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। और भी कई कुछ टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन हैं, उस पर बात करेंगे। ओके, शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन होगा पहला, स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 का उद्देश्य बताएं। क्या है उद्देश्य उसका? सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर होगा सूर्य की स्टडी। ठीक है, सूर्य की स्टडी। अब ये क्यों ज़रूरी है सूर्य की स्टडी? देखिए, जिस सोलर सिस्टम में हमारा पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य है, आपको पता है। तो सभी 8 ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं और सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती रहती है और इन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। तो सूर्य के रिसर्च से, अध्ययन से ये समझा जा सकता है कि सूर्य में जो होने वाले बदलाव हैं वो अंतरिक्ष को और पृथ्वी के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं आने वाले वक्त में, और अभी कैसे कर रहे हैं। तो इसके बारे में गहनता से जानकारी चाहिए और इसी वजह से आदित्य L1 को भेजा गया है सूर्य के करीब, हालांकि सूर्य से काफ़ी दूर है। तो अब अगला सवाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। आदित्य L1 पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा है जहां से यह सूर्य की स्टडी में मदद करेगा? पृथ्वी से कितनी दूरी है उसकी? आंसर का इसका 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो स्टडी शुरू कर दी है आदित्य L1 ने सूर्य पर, सूर्य को लेकर। तो वो पहुंचा है। एक बार मैं ये फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूं। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर सन है। ये ग्राफिक्स है, इसरो के द्वारा बनाया हुआ है। ये सन है और सन से यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इसको जो आदित्य L1 है उसे कितनी दूरी पर भेजा गया है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया है पृथ्वी से। ठीक है, ये कितना हुआ टोटल दूरी का? टोटल दूरी का 1% हुआ मात्र। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुँचा है, उस जगह को कहते हैं L1, लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचा है 6 जनवरी 2024 को पहुँचा है। पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 लाख किलोमीटर। अच्छा, ये कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C57 उसका XL वर्जन था। ठीक है, और कितने दिन लगे पृथ्वी से L1 पॉइंट तक पहुँचने में? 126 डेज लगे हैं। ठीक है, आगे भी बताएंगे और डिटेल में बताएंगे ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष में कहाँ पहुँच गया है जहाँ वह एक अदृश्य केंद्र की परिक्रमा करेगा, और उसको कहते हैं हेलो ऑर्बिट। वो ऑर्बिट करेगा, उस ऑर्बिट का नाम है हेलो ऑर्बिट। इसका आंसर होगा लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1। ठीक है, क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1। तो यहाँ पर आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी का मात्र 1% की दूरी पर ही है ये आदित्य L1, तो क्या ये अन्य उपग्रहों की तरह ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा या वहीं टिका रहेगा? क्या होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ना तो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, न ही वो एक जगह टिका रहेगा। देखिए, पृथ्वी और सूर्य की अगर सीधी रेखा देखें तो वहाँ से उसके बीच में, मतलब उससे कुछ दूरी पर, 1% की दूरी पर ये है L1 पॉइंट। ठीक है, इसको लैग्रेंज 1 पॉइंट कहते हैं। और यहीं पर एक ऑर्बिट है, यानी वहाँ पर एक अदृश्य पॉइंट है और जिसका एक रेखा बनती है गोल, और उसकी वो परिक्रमा करेगा। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है लैग्रेंज पॉइंट के बारे में, यानी L1, L2, L3, L4 ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये ग्राफिक्स देखिए। लैग्रेंज बिंदु
किन्हीं दो खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी, सूर्य या पृथ्वी, चंद्रमा, उसके ग्रेविटेशनल सेंट के बीच में होता है। ठीक है, हम दूरी से नहीं कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल जो दोनों का फोर्स है वहाँ कहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाता है, उस जगह को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई हम अंतरिक्ष यान या कोई भी चीज़ अगर वहाँ रखेंगे तो वो लगभग स्थिर रहेगी। वो इन दोनों के यानी सूरज और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से वो समान रूप से उस बीच में ही अटकी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वो घूमती भी रहेगी, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट है वो कई सारे हो सकते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4, L5 कौन कौन है? ये सन हो गया, सूरज हो गया, और ये पृथ्वी हो गया, और यहाँ पर ये मून है, चांद है। ठीक है, तो यहाँ L1 इसका यहाँ पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से। दूसरा है L2, जहाँ पर नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वहाँ पर स्थापित किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये सूरज और पृथ्वी के बाद इस जगह पर पॉइंट पर है, L2 पॉइंट पर है। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित है? तो L2 पॉइंट पर है, लैग्रेंज पॉइंट 2 पर है। ठीक है, अच्छा L3 जो होता है वो पृथ्वी और सूरज के ठीक सामने उस ऑर्बिट के अगले हिस्से पर होता है। ओके, और L4 और L5 जो है पृथ्वी और सूर्य के जोड़ने वाली जो ये रेखा है उसी के पर होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे सूरज, पृथ्वी, L4 और L5, तो एक आपको इस तरीके से यहाँ से ट्रायंगल सा दिखता है, सूरज, पृथ्वी और L4, उसी तरह से L5, ये एक ट्रायंगल सा हो जाता है। तो आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या अंतरिक्षयान जो है वो या कोई भी वस्तु लैग्रेंज पॉइंट पर अस्थायी रूप से रह सकता है क्या? तो इसे देखिए, ऐसा नहीं है। लैग्रेंज पॉइंट जो है ना वो एक वस्तु जैसे आदित्य L1 जो है ना, वो भी आकाश में जो आकाशीय पिंडों की जो गतिविधियां हैं उसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण में गड़बड़ी होती है उसके अधीन है। उदाहरण के तौर पर जब एक दूसरा ग्राफिक्स दिखा देना चाहता हूँ, ये जो है ना वो ये जो ग्राफिक्स है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसका प्रभाव ये दिखाता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर जब चंद्रमा पृथ्वी और आदित्य L1 के बीच में आएगा तो अंतरिक्ष यान पर अपना एक खिंचाव डालेगा, और सभी खगोलीय जो पिंड हैं वो जैसे दूसरे ग्रह, क्षुद्र ग्रह है, अंतरिक्ष यान की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसरो इसको पृथ्वी से कंट्रोल भी करेगा। यहाँ पर जो L1 है, यहाँ पर एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक थोड़ा वो सर्कल में घूमता रहेगा, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना होगा ताकि जो दूसरे जो पिंड है यानी जैसे चंद्रमा है या उल्का पिंड ही आ गया तो उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो इधर उधर ना हो जाए, तो यहाँ से कंट्रोल भी किया जाएगा उसको। ठीक है, अब यही सवाल होता है आपके मन में कि ये कैसे घूमेगा और ये क्यों यहाँ पर ये परिक्रमा क्यों करेगा, वहाँ पर स्थिर क्यों नहीं रहेगा? देखिए, वो स्थिर तो नहीं रहेगा, वो होता ये है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से जो इफ़ेक्ट होता है बीच में, उसकी वजह से वो इसको रोटेट करना पड़ रहा है L1 पर ये अपने अंतरिक्ष यान को। जैसे जैसे पृथ्वी आगे इस ऑर्बिट में अपने ऑर्बिट में घूमती रहेगी वैसे वैसे ये भी रोटेट करता हुआ, घूमता हुआ, ठीक है, यानी हेलो ऑर्बिट को रोटेट ऑर्बिट पे चलता हुआ ये आगे बढ़ेगा पृथ्वी के साथ ही। जैसे चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के साथ ही आगे बढ़ता है और चक्कर काटता रहता है, लेकिन ये यही इसी पॉइंट पर रहेगा L1 पॉइंट पर, लेकिन ये अपने ही में जो हेलो ऑर्बिट है यानी एक अदृश्य केंद्र की परिक्रमा करता रहेगा। और ये परिक्रमा कितने देर की होगी, कितने स्पीड की होगी, देर नहीं, कितने स्पीड की होगी, तो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये जैसे सन वहाँ है, अर्थ यहाँ है, और यहाँ पर ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है और ये रोटेट कर रहा है, ये परिक्रमा लगा रहा है। हेलो ऑर्बिट कहते हैं इसको। आदित्य L1 मिशन में सबसे बड़ी चुनौती अंतरिक्ष यान को यानी आदित्य L1 को इस चुने हुए जो जगह है वहाँ पर सावधानी से रखना था, और
इसकी परिक्रमा लगातार ये करता रहे, ये भी एक चुनौती है। तो उसका काम पूरा का पूरा पृथ्वी से ये जो इसरो की टीम है वो करेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए, पृथ्वी यहाँ से इसको 15 लाख किलोमीटर ऊपर भेजा गया है और ये इस तरीके से भेजा गया रोटेट करते करते यहाँ से, और ये इस तरीके से इस जगह पर, ये लैंग्वेज पॉइंट पर ऐसे ये चक्कर काटेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चन इसके टुकड़े बनाए हैं ताकि आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आ जाए। अब अगला सवाल लेते हैं कि आदित्य L1 वास्तव में है क्या? क्या है ये आदित्य L1? ये है अंतरिक्ष वेधशाला, यानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, क्या कहेंगे? स्पेस ऑब्जर्वेटरी। एक अंतरिक्ष यान तो है ही, साथ में एक अंतरिक्ष वेधशाला है जिसमें अंतरिक्ष दूरबीन और बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट हैं वो आगे और बताएंगे आपको। तो ये सूर्य पर नज़र रखेगा और उस पर रिसर्च करता रहेगा। हम सूर्य पर अध्ययन क्यों कर रहे हैं? देखिए, सूर्य दो तरह से एनर्जी रिलीज करता है। एक तो लाइट जो हम देखते हैं, लाइट के समान प्रवाह होता है जो पृथ्वी को रोशन करता है, यहाँ रोशनी होती है, दिन होता है और जीवन संभव बनता है। दूसरी बात यह है कि सूर्य से चुंबकीय कणों का यानी मैग्नेटिक पार्टिकल्स का विस्फोट होता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो सकती है पृथ्वी में। इसको सोलर फ्लेयर भी कहा जाता है, यानी सौर तूफान भी कहा जाता है। जब ये तूफान पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे हमें बचाता है। अगर ये अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से टकराता है तो ये ख़राब हो जाता है सैटेलाइट, और पृथ्वी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके अलावा जो बिजली के ग्रिड हैं वो सब इफेक्टेड होते हैं। किसकी वजह से? सोलर तूफान की वजह से। ठीक है, सोलर तूफान हमें सीधे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, खासतौर पर पावर ग्रिड हो गया, इसके अलावा जो सैटेलाइट है उस पर होता है। और अभी कुछ वक्त पहले की बात है, मतलब कुछ महीने या एक साल के आसपास की बात है, जब स्पेस एक्स का के बहुत सारे जो सैटेलाइट है ना, करीब 25 से ज़्यादा, वो सोलर तूफान की वजह से ये जैसे ये सब जो ये निकल रही है, तो इस तूफान की वजह से वो सैटेलाइट गिर गए थे, पृथ्वी पर गिर गए थे स्पेस एक्स का। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, हमें उस तूफान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने इक्विपमेंट्स को, यानी सैटेलाइट को, अपने ग्रिड को, अपने पूरे सिस्टम को वो सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात होगी। अच्छा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, ये सब PDF अवेलेबल है, तो आप ध्यान से समझिए। ओके, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उसका जो विस्फोट होता है सन पे, उससे जो सोलर तूफान आते हैं, उन सबको चीज़ों को समझना, देखना, ये सब करना है। उद्देश्य इसके और भी हैं, दो प्रकार के उद्देश्य हैं। एक तो अल्पकालिक है यानी शॉर्ट टर्म, और दूसरा है दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म। अल्पकालिक जो यानी शॉर्ट टर्म जो उद्देश्य है वो सूर्य पर किसी भी विस्फोट, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, अचानक से यहाँ से एक इजेक्शन हो जाता है। ठीक है, और उससे आवश्यक जो कण हैं उस पर पूरी तरह से नज़र रखना, और जिसको सोलर तूफान भी कहेंगे हम, तो उसकी वजह से हमारे जो उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी पर हैं, और जो बिजली की ग्रिड हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके बारे में हमें पता चल जाए कि हाँ, ये हुआ है ऐसा सूर्य पर। तो रेडिएशन से किसी प्रकार के तूफान आते हैं तो प्रारंभिक चेतावनी ही मुझे मिल जाए, ये एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, आज भारत के पास लगभग 50,000 करोड़ की अंतरिक्ष संपत्ति है और उसको सोलर तूफान से बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक तो शॉर्ट टर्म ये प्लान हो गया। जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य है ये है कि सूर्य का अध्ययन करना और इसके बारे में मानव जाति को जो उसका ज्ञान है उसको बढ़ाना। ठीक है, उसमें कई सारे चीज़ों की, एक तो यहाँ बता दूँ मैं, कुछ दो चीज़ें बताई मैंने, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो वो सब यहाँ कुछ इसका डिटेल है। जिससे सूरज के किनारों पर जो होने वाली हीटिंग है उसका पता लगाना है, सूर्य के किरणों पर जो उठने वाले तूफान है उसकी स्पीड क्या है,
यानी सोलर जो विंड होता है, सोलर स्टॉर्म आता है, उसका पैटर्न क्या होता है, सूरज के जो वायुमंडल है उसकी जानकारी को रिकॉर्ड करना, और पृथ्वी पर आने वाली जो सूरज की किरणें हैं और मौसम पर जो उसका प्रभाव पड़ता है, उन सबको समझना, देखना। ठीक है, अब सवाल आपके मन में हो सकता है कि लागत कितनी है आदित्य L1 की। देखिए, जहाँ तक लागत की बात है तो इसरो ने इसकी सटीक जानकारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर ने इसको 300 से 400 करोड़ रुपए इसकी लागत का अनुमान लगाया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। आदित्य L1 में कितने उपकरण लगे हुए हैं? टोटल कितने उपकरण हैं? आंसर का 7, टोटल 7 उपकरण हैं इसमें। ठीक है, अब ये कौन कौन इक्विपमेंट है उसको देख लेते हैं। एक देखिए, नंबर 1 सोलेक्सस, SOLEXS। इसको फुल फॉर्म क्या है? सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यानी जो एक्सरे, जो लो एनर्जी का जो एक्सरे वहाँ से निकलेगा सूरज से, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में समझना। दूसरा क्या है? HAL1OS, ये यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा? ये एक्सरे की जो हाई एनर्जी है तो उन सबको समझेगा, उनके बारे में पता लगा के रखेगा, पता लगाएगा। ठीक है, एक और है पापा, उसका फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट फॉर आदित्य L1। ठीक है, तो प्लाज्मा वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। और क्या है? मैग्नेटोमीटर। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक स्थिति क्या है सूरज से, जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसके बारे में स्थिति को समझना, उसके बारे में पता करना। ठीक है, एक और है, क्या नाम है 5वां? वो है SUIT, SUIT, यानी सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग ये टेलीस्कोप है इसमें लगा हुआ। छठा क्या है? आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट भी करेगा, सोलर विंड की जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में जानकारी पता करेगा। ओके, और 7वां क्या है? VELC, यानी विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोनोग्राफ। ठीक है, तो ये सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल हो सकता है कि सूर्य की गर्मी से ये इतने जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो पिघल तो नहीं जाएंगे, ख़राब तो नहीं हो जाएंगे? तो देखिए, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि L1 पॉइंट जो है ना, वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी से सन यानी सूरज की जो दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो मात्र 1% की दूरी पर ही हैं। ठीक है, हाँ, इस दूरी पर थोड़े वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा ही, लेकिन इसको इस तरीके का बनाया गया है कि वो उस गर्मी को झेल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था? आंसर होगा PSLV C57। क्या है? PSLV C57, उसका एक्सेल वर्जन था। कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, इस तरीके से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। लैंग्वेज पॉइंट 1 यानी L1 पर कब पहुंचा? तो 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। कब? 6 जनवरी 2024 को। और पृथ्वी से L1 तक पहुंचने में कितने दिन लगे इसको? तो 126 दिन लगे हैं। पृथ्वी से कितनी दूरी है? 15 लाख किलोमीटर। तो ये कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपने पूरा समझ लिया आदित्य L1 के बारे में। अब एक और सवाल लेते हैं। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। क्या नाम है उनका? महिला है। आंसर होगा निगार शाहजी। क्या नाम है? निगार शाहजी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और इसरो के जो चीफ हैं वो कौन है? S सोमनाथ। तो उनके बगल में आप देख रहे हैं निगार शाहजी। तो ये हैं आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ये भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है। ठीक है, तो आदित्य L1 से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस आपने समझा, देखा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। इसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। ओके, और हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो एक मेंबरशिप प्लान आपके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हो सकता है। इसके ज़रिए अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स की कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे PDF मिलता है।
वो PDF अगले 1 साल तक वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलेगा। और वो भी कई तरीके का, जैसे वन लाइनर, MCQ नोट्स होगा, साथ में वीडियो का लिंक भी होगा हर क्वेश्चन के साथ, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। जैसे आदित्य L1 वाला जो पूरा मुद्दा था वो आपने विजुअली और एनिमेशन, ग्राफिक्स सबके ज़रिए समझा, तो पढ़ने से ज़्यादा आसान होता है समझना। तो वह लिंक भी रहेगा आपको PDF में, आप क्लिक करें और वो वीडियो ओपन हो जाएगा। यही खासियत है हमारे PDF की। ओके, और आपको PDF सिर्फ अगले 1 साल तक का नहीं मिलेगा, बल्कि पिछला भी मिलेगा, 2023 के टोटल करंट अफेयर्स के PDF, 2022 के भी, क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशन में पिछले सालों के भी क्वेश्चंस आते हैं। और इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए ही आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का और मंथली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का। तो तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है मेंबरशिप प्लान का। बहुत मामूली सा प्राइस है इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? कौन है वो? आंसर का इसका विकासशील। ठीक है, क्या नाम है? विकासशील। ये रहा फोटोग्राफ इनका। उनको 3 साल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वो क्या है? इसके अलावा वो IAS अधिकारी हैं, 1994 बैच के, और छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो जल जीवन मिशन है उसके एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर के तौर पर वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो जल्द ही वो ज्वाइन कर जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जान लें। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ओके, स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। मेंबर कंट्री कितने हैं? 68 मेंबर कंट्री हैं, और इनमें से 49 जो है ना वो एशिया के हैं। नाम तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन इसके बहुत सारे जो सदस्य हैं वो एशिया के बाहर के भी हैं, जैसे अमेरिका और भी ढेर सारे जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारतीय राजदूत या कहें अस्थायी प्रतिनिधि, उनका नाम बताएं। तो केंद्र सरकार ने ये नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? आंसर है इसका सेंथिल पांडियन सी। क्या है? सेंथिल पांडियन सी, इनको नियुक्त किया गया है। और इनका फोटोग्राफ दिखा देना चाहते हैं, ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो केंद्र सरकार ने इनको भी अगले 3 साल के लिए जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का भारतीय राजदूत या कहें स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश कैडर के ये IAS अधिकारी हैं, 2002 बैच के। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रहा। एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया? तो विकासशील को बनाया गया। और दूसरा ये सवाल होगा कि जिनेवा में यानी WTO का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भारत का स्थायी प्रतिनिधि या फिर भारत के जो राजदूत वो कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है सेंथिल पांडियन सी। ये भी IAS अधिकारी हैं। ओके, और वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश में आयुक्त उत्पाद शुल्क के पद पर तैनात हैं। और ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब दुनिया में मुद्रास्फीति, हाई जो ब्याज दर है, भू राजनीतिक जो तनाव है, उसका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, WTO में किसकी जगह लेंगे वो जो अस्थायी प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं? तो ब्रजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। ठीक है, अब WTO के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लें। स्थापना 1995 में होती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक है नगोजी ओकोंजो-इवेला। और WTO का एक अपडेट आपको बताऊं कि फरवरी 2024 में यानी अगले महीने ही आबू धाबी में यानी UAE में 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होने वाला है WTO का। तो एक मेजर इवेंट, एक शानदार इवेंट होने जा रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। किस IIT ने देश का पहला हाई रेजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है, जिसमें खतरनाक क्षेत्रों के पहचान और बचाव में आसानी होगी? उसकी वजह से ये जो मानचित्र बनाया गया है, ये मैप बनाया गया है, हाई रेजोल्यूशन ये लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया गया, जिसका आंसर होगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने ये काम किया। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ठीक है, तो भारत के लिए पहला ये हाई रेजोल्यूशन
भूस्खलन जोखिम मानचित्र है। रिसर्चर्स ने यानी आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने ये हाई रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा मैप जिसको आप जूम करके भी देखें तो आपको चीज़ें, मैप की चीज़ें दिखाई देंगी, वहाँ के मैप जो है ना वो दिखाई देगा, ओके, ढंग से। आप और जिलेवार देखना चाहते हैं, आप ब्लॉक वाइज देखना चाहते हैं, आप उस विलेज का मैप देखना चाहते हैं तो वो सब भी दिख जाएगा, इसलिए कह रहे हैं हम हाई रेजोल्यूशन। और ये डेटा मुफ्त में उपलब्ध है, और ये डेटा मतलब मुफ्त में आईआईटी दिल्ली के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। अभी पिछले कुछ वक्त में इस साल मानसून के दौरान और उसके मानसून के ठीक बाद ही पूर्वोत्तर में ख़ास तौर पे बहुत सारा मूसलाधार बारिश हुई, और ख़ास तौर पे उत्तर भारत में भी इस तरफ आपको उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए और उसकी वजह से लैंडस्लाइड को राज्य आपदा भी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, तो इससे बहुत लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था इसको देखते हुए कि एक राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र बनाया जाए, मैप बनाया जाए, ताकि खतरनाक जो जगह है उसको पहचान करने में मदद मिल सके, और वहाँ जो जाना है, कैसे पहुँचना है, राहत वगैरह जो पहुँचानी है उसके बारे में पहले ही से सब कुछ पता रहे, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और आईआईटी दिल्ली में मतलब वहीं पर हाइड्रोसेंस लैब जो है ना उसके चीफ हैं मनबेंद्र सहारिया, तो उनके नेतृत्व में इस टीम ने ये काम किया है, बनाया है, ठीक है। मैप मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये लैंडस्लाइड का ये फोटोग्राफ है, क्योंकि उसे जो नुकसान है उसको समझाने के लिए, जैसे ये घर इस लैंडस्लाइड में गिर गया और इसमें बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे, देखिएगा ज़रूर, ओके। और पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी जो करंट अफेयर्स की है यहाँ पर आपको शानदार ढंग से मिलेगी, ओके। बाय।